Namaskar and welcome everyone. I hope you all are doing well. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study another important topic, that is skills for effective supervision in tourism. See, effective supervision involves proactive, clear and supportive action that boosts employee performance and trust. In tourism, it acts as a vital bridge between management goals and operational execution, ensuring high quality service, staff coordination, and safety. As we know, tourism is heterogeneous and seasonal in nature. That's why taste, preferences, experience, satisfaction level person to person vary करता है. इसलिए स्पेशली इन ट्रैवल एंड टूरिज्म में अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एंड डिमांड टूरिस्ट के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एंड सीजनल वेरिएशन मींस पीक एंड लीन सीजन के बीच इंडस्ट्री को स्मूथली रन करने के लिए और बैलेंस को बनाए रखने के लिए इफेक्टिव सुपरविजन स्किल्स इनएविटेबल होता है. ये भी एग्जामिनेशन में आने वाले फ्रीक्वेंट क्वेश्चन में से एक है. वीडियो को पूरा देखिए. लेट्स बिगिन. सुपरविजन इन टूरिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो हु इज सुपरवाइजर. देखिए, सुपरवाइजर इज अ लीडर ऑफ द ग्रुप. किसी भी ग्रुप या टीम का वो लीडर होता है एंड साथ ही साथ फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट का मेंबर होता है. तो एक सुपरवाइजर नॉट ओनली जो भी वर्कर्स या पीपल है उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, बट ऑल्सो ओनली लिंक होता है मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में. जो भी मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना सुपरवाइजर का वर्क होता है. तो नेचर ऑफ वर्क के कारण ये एम्प्लॉय के सबसे क्लोज होते हैं. जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके सबसे क्लोज होते हैं. दैट्स वाई उन्हें मोटिवेट करना, इंकरेज करना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, है ना, उन्हें इंसेंटिव देना, ये सारा वर्क सुपरवाइजर करता है. तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए सुपरवाइजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है. इसलिए किसी भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंस प्लेस को ऑक्यूपाई करता है. तो दैट्स वाई एक इफेक्टिव सुपरविजन के लिए मल्टीपल एक सेट ऑफ स्किल्स की उसे नीड होती है, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रेफरेंस, डिटर्मिनेशन, इंथुसियाज्म, क्रिएटिविटी, है ना, और साथ ही साथ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, प्लीजिंग फिजिकल स्टैंडर्ड, इफेक्टिवनेस, टैक्टफुलनेस, ये सारी चीजें सो हैंडल कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी क्वालिटीज, एक सेट ऑफ क्वालिटीज किसी भी सुपरवाइजर में होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और उनके टीम को लीड करने के लिए. तो उनमें से कुछ स्पेशलिटी एंड क्वालिटीज को, स्किल्स को हम यहाँ देखते हैं. फर्स्ट है हैंडलिंग पीपल. तो सुपरवाइजर जैसा कि हम जानते हैं कि उसका वर्क होता है कि उसके अंडर में जो भी पीपल काम कर रहे हैं उनसे काम को करवाना. दैट्स वाई इफेक्टिवनेस, किसी भी सुपरवाइजर का इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि वो ट्रीट कैसे कर रहा है अदर पीपल के साथ. अदर पीपल के साथ उसका बिहेवियर कैसा है. अगर सुपरवाइजर जो उसके साथ काम करने वाली टीम है उसको रिस्पेक्ट करता है और उनके साथ उसी तरह ट्रीट करता है जैसा वो खुद के लिए चाहता है, तो एक स्पेसिफिक काइंड का एटमोस्फियर रेडी कर देता है जिसमें कि मेंबर अपना बेस्ट देने के लिए रेडी रहते हैं या देते हैं. दैट्स वाई कभी भी सुपरवाइजर को अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे उसी टीम का एक मेंबर की तरह खुद को समझना चाहिए जो कि एक कॉमन गोल के या एम के लिए काम कर रहे हैं. हाँ, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइजर की, बट वो उन्हें ऐसा समझना चाहिए, कंसीडर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द टीम. तो इच और ये बहुत मस्ट हो जाता है क्योंकि सुपरवाइजर के लिए ये समझना बहुत मस्ट है कि हर एक इंडिविजुअल जो उस टीम में है, जो उस किसी स्पेसिफिक गोल को एकम्प्लिश के लिए वर्क कर रहा है, उनका ईच इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है, एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल कंट्रीब्यूशन होता है. उनका अपना नॉलेज है, उनकी इफिशियंसी है, उनका वर्क स्टाइल है ना, उनके पास भी क्वालिटीज हैं. तो दैट्स वाई उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा समझना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि कॉमन गोल को के लिए तो वर्क करते ही है, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए भी वर्क करते हैं. इसीलिए सुपरवाइजर को के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है. उसे चाहिए कि वो
एक ग्रुप के लिए जो भी वर्क है उसके ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड को सेट करे और उसे मेंटेन रखे, और ये इंश्योर करे कि जितने भी वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें उस ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड के बारे में पता हो और उसे अच्छी तरह समझते हैं। साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्टिव के अकम्प्लिश के लिए जो भी वो ग्रुप वो बना रहे हैं उसे वो एक टीम के तरह उसका यूज करे या बिहेवियर, वो टीम मिल के सभी वर्क करेंगे, ठीक है ना। और जो भी मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले कमिटमेंट मस्ट हो जाता है उस ग्रुप मेंबर्स का कि यस उस डिसीजन से वो खुश है, अगर वो नहीं है तो वो बताएं कि हम ये इसमें ये प्रॉब्लम है या मैं ये काम नहीं कर सकता। दैट्स वाई कमिटमेंट मस्ट हो जाता है। और हमेशा सुपरवाइजर जो भी है उसको एक्सेसिबल होना चाहिए वर्कर्स के लिए, और उनके साथ वो टाइम भी स्पेंड करे, ग्रुप मेंबर के साथ टाइम स्पेंड करे, उनके प्रॉब्लम्स और इमोशंस को सुनने के लिए हमेशा एक्सेस में रहे, और कुछ कोई परेशानी हो तो वो उनसे पूछ सके। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा डिसीजन जो किसी भी वर्क को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है तो उसमें जितने भी टीम मेंबर हैं उनमें आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट, काम को किस तरह से आप असाइन कर रहे हैं। वर्क असाइनमेंट में सुपरवाइजर की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, तो इस तरह इसलिए ये मस्ट हो जाता है कि उस सिचुएशन में आप वर्क एंड अथॉरिटी को असाइन करें, डिफाइन करें एंड डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन। एंड जो भी मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, उन ग्रुप मेंबर के आइडियाज एंड सजेशन को भी सुनिए, ये सुपरवाइजर के लिए मस्ट हो जाता है। और जहां पे उसे सुनिए, उनके सजेशंस को उसे इवेल्युएट कीजिए, और जहां जरूरी है वहां एक्शन भी लीजिए, और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते रहिए जो भी वो डिसीजन लिया है। मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए जो मेंबर्स हैं उनके जो भी रिएक्शन एंड रिक्वायरमेंट है उसको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कीजिए, ये सुपरवाइजर का रोल होता है। और ग्रुप जो भी अचीवमेंट है या जो भी ऑब्जेक्टिव तय किए गए हैं उसके लिए कम्युनिकेट करें, बातचीत करें ग्रुप मेंबर से, और जो भी जिसने भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, अच्छा काम किया, उनके गुड वर्क के लिए उन्हें रिवार्ड और इंसेंटिव के लिए मैनेजमेंट से बात करना, उनके प्रमोशन, रिवार्ड, इंसेंटिव को प्रोवाइड करवाना मैनेजमेंट से बात करके, ताकि उनका मोरल और इंथुसियाज्म बूस्ट हो और वो अपना 100% दे। और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज, और भी रोल क्या होता है सुपरवाइजर का, सक्सेस को रिकॉग्नाइज करना, फेल्योर से सीखना, ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना, और ग्रुप मेंबर्स को प्लानिंग एंड फ्यूचर के लिए अगर कोई प्लान बन रहा है या प्लानिंग हो रही है पिछले वर्क की, तो उसमें ग्रुप मेंबर को जरूर इन्वॉल्व करे, ना कि इंडिविजुअल हर एक प्लानिंग को करे। लीडरशिप की अगर बात करें सेकेंड क्वालिटी, तो अगर कोई भी सुपरवाइजर चाहता है कि उसके ग्रुप का हर एक मेंबर अपना बेस्ट दे, तो सुपरवाइजर का एम क्या होता है कि अपनी जो उसकी लीडिंग एबिलिटी है, लीड एबिलिटी को इन्हांस करते हुए, डेवलप करते हुए, जो भी मेंबर्स हैं उनके फुल स्ट्रेंथ का यूज करे, स्किल्स का यूज करे, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जो भी ग्रुप मेंबर के कैरेक्टरिस्टिक है, स्किल्स हैं, स्ट्रेंथ है, उनका फुल यूटिलाइज करके ही वो हर एक का बेस्ट 100% एवरी एम्प्लॉय का पा सकता है। और किसी भी लीडर का इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि वो जो ग्रुप है उस ग्रुप से और ग्रुप के लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है और उनसे कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सुपरवाइजर को ये चीज बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी वर्क जो भी दिया असाइन किया गया है उसको अकम्प्लिशमेंट में, उसे पूरा करने में टीम की आइडेंटिटी किसी तरह से डेंजर या रिस्क में नहीं आए। टीम की आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखना है और को रखते हुए वर्क को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको मिले। तो दैट्स वाई सक्सेसफुल लीडर के लिए ये मस्ट हो जाता है कि वो टास्क नीड, ग्रुप नीड एंड इंडिविजुअल नीड के बीच बैलेंस बना के रखे। ऐसा वो किस तरह से कर सकता है कोई सुपरवाइजर, जो भी वर्क है, जो भी काम कर रहे हैं, उनको ये रियलाइज करवाए, अपने टीम को ये रियलाइज करवाए, ये समझाए कि वर्क जो है वो आपके लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड क्लियर टारगेट प्रोवाइड करें, ताकि वो परफॉर्मेंस को एक क्लियर टारगेट है कि आपको ये काम इतने दिन में इस तरीके से करना है,
तो ताकि हम उनके जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसको वो असेस किया जा सके। इंसेंटिव इंसेंटिव को प्रोवाइड कीजिए आप अपने एम्प्लॉय को। जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉनेटरी भी हो, उनको मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ट्रेनिंग की नीड है तो ट्रेनिंग दीजिए। तो ये सारी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए। जहाँ पे उनकी नीड है प्रेज करने की, उनकी तारीफ कीजिए। जहाँ अच्छा काम है तो वहां जरूर आप उसको अप्रिसिएट कीजिए। और कोई भी चेंजेस अगर आ रहा है कंपनी में तो उसे तुरंत इन्फॉर्म कीजिए पूरे ग्रुप को, ताकि वो अपने आप को सिक्योर फील करे। क्योंकि कोई भी जब ज्वाइन करती है, कोई भी कंपनी को ज्वाइन करता है कोई भी एम्प्लॉय, तो वो ये जानना चाहता है कि उसका फ्यूचर क्या है, उसमें वो कितनी सेफ्टी है, उसका रोल क्या है। तो दैट्स वाई हर एक रूल्स रेगुलेशन एंड चेंजेस को उनको बताना मस्ट हो जाता है। और हर एक स्टाफ को आप रिस्पेक्ट करें, उन्हें एक ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की तरह, ना कि वो एक मशीन और जानवर की तरह आप उसको काम में लगा दीजिए। उसे ट्रीट कीजिए एक रिस्पेक्टेबल व्यू में एंड ह्यूमन बीइंग की तरह। और पीपल को ओवरऑल जॉब, सभी कामों में, सभी डिसीजंस में, फ्यूचर प्लानिंग में उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, ताकि वो एक डेवलप कर पाए, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर पाए उस काम के लिए। ईच एंड एवरी पार्ट वो जानेंगे, उनसे डिस्कस होगा तो वो अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएंगे। और अब उन सभी पे, जितने भी काम कर रहे हैं उन पे आप कीप क्लोज आई रखिए, उन्हें बिल्कुल ध्यान रखिए उनके ऊपर। और इम्प्रूव्ड लेआउट, मतलब कि अब नई टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि वर्क को और तेजी से किया जा सके। तो किसी भी सुपरवाइजर या लीडर की एक्टिविटी में पूरे ग्रुप का डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, पूरे ग्रुप मिलके उस ऑब्जेक्टिव के लिए डिटरमाइन होते हैं। तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर रहे हैं, वर्क मैथोडोलॉजी चुन रहे हैं, रिकॉग्नाइज शेड्यूल को आप बना रहे हैं, वर्क शेड्यूल को बना रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो रही है। तो जो भी वर्क है या डिसीजन मेकिंग हो, ईच एंड एवरी वर्क में आप अगर अपने ग्रुप के मेंबर्स को, टीम को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो टीम आपकी बैकिंग के लिए, आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहती है। इसलिए सुपरवाइजर को ये मस्ट होता है कि उस टीम को के बहुत ही उस हर एक एवरी एक्शन में उसे इन्वॉल्व करे, उसकी परेशानी को समझे, रिवार्ड की नीड है तो रिवार्ड किया जाए, उनके इमोशंस को समझे, और हर एक डिसीजन में उनका ओपिनियन मस्ट है। तो कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो बेसिकली एक सर्टेन स्पेसिफिक गोल के लिए एक ह्यूमन अरेंजमेंट को क्रिएट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और उसको, उस गोल को एकम्प्लिश ह्यूमन एफर्ट के बगैर जो भी ह्यूमन है, अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड वर्क मिलके वो ह्यूमन एफर्ट अगर कर रहे हैं, तभी उस गोल को आप एकम्प्लिश कर पाएंगे। तो इसलिए रिजल्ट में क्या होता है कि एक्टिविटी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल की एक्टिविटी होती है वो फंक्शनली कैसी होती है, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, जो कि हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में पढ़ चुके हैं, लिंक मैंने दिया है। तो एक दूसरे से रिलेटेड एंड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड के पीपल्स एंड डिफरेंट स्किल्स के पीपल की टीम होती है। तो स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप किसी भी इंडिविजुअल के बीच में डिपेंड करता है लार्जली इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के थ्रू ही। आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं खुद को, या आपके कम्युनिकेशन को, अपनी बात को कितने ढंग से समझा पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है इफेक्टिव वर्क, जो भी रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का, स्मूथ रिलेशनशिप। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इम्फेसाइज किस पे करता है, जो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 तरह के होते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, लिंक मैंने दिया है, आप देख लीजिए। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि हायरार्की सिस्टम, अपर मोस्ट डिसीजन लेंगे और नीचे तक वो डिसीजन आएगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन कि लोअर लेवल को भी डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल जिसमें कि कॉम्प्लेक्सिटी आती होती है, डिफरेंट काइंड के रोल्स डिफाइन होते हैं, एक चेन में 10 रोल। लाइक अगर मार्केटिंग टीम है तो उसमें उसकी मार्केटिंग की टीम है तो उसमें मीडिया एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टाइज करेगी वो अलग होगी, डिजाइनिंग की अलग होगी,
है ना, मार्केट प्लेस पे अलग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन टीम अलग होगी। तो इस तरह से एक हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इस पे एम्फेसाइज करता है। इसीलिए सुपरवाइजर, और जैसा कि हम जानते हैं कि सुपरवाइजर जो है कि इंपॉर्टेंट लिंक होता है लोअर एंड अपर लेवल के बीच में, इसलिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बेटर कम्युनिकेशन को इंश्योर करने में सुपरवाइजर, क्योंकि यही नीचे की लेवल की बात ऊपर तक पहुंचाता है और ऊपर के डिसीजंस को नीचे तक इंप्लीमेंट करता है। तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, वेराइटी ऑफ रीजन के कारण इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है कम्युनिकेशन फेल्योर आर एक्सपेंसिव, अगर कम्युनिकेशन फेल्योर है तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी फॉरेन ट्रिप का एक ग्रुप है, एक फॉरेन ग्रुप टूरिस्ट का है जो कि टूर करने आया है, उनका ये शेड्यूल है कि 12:30 पे वो चेक इन करेंगे एंड बस से, कोच यानी कि बस से वो विजिट करने जाएंगे डेस्टिनेशन पे, साइट पे, और साइट पे ही उनका लंच है। अगर इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन है या नो कम्युनिकेशन है तो रिजल्ट में क्या होगा, टाइम पे बस अवेलेबल ही नहीं होगी, शेड्यूल टाइम पे बस अवेलेबल नहीं होगी। तो इसका रिजल्ट इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन से सिर्फ टाइम का ही लॉस नहीं होगा, सिर्फ टाइम का ही आपको लॉस नहीं होगा, बल्कि पूरा प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज की पूरी रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट्स वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट होता है, स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म के फील्ड में। उसी तरह कोई भी चेंजेस आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उस चेंजेस का फुल बेनिफिट आप अचीव करना चाहते हैं तो एडिक्वेट कम्युनिकेशन मस्ट हो जाता है। वो उन चेंजेस को एक्सप्लेन करे, डायरेक्टली जाइए आप और उन चेंजेस को डायरेक्टली एक्सप्लेन करना मस्ट हो जाता है, तभी उसको समझ में आना मस्ट है क्या चेंजेस आए हैं। आपका प्रोडक्ट है या कोई रूल रेगुलेशन आपके ऑफिस में बनाए गए हैं, या कोई प्रोडक्ट नया आप लॉन्च कर रहे हैं, तो आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग मीडिया आपको एक्सप्लेन करती है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, है ना, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, ये मस्त हो जाता है। और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन, एडिक्वेट कम्युनिकेशन मस्ट होता है, क्योंकि इफेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली, क्योंकि अगर वो बात को समझ रहे हैं तो वो कोऑपरेट कर सकते हैं आपके डायरेक्ट कम्युनिकेशन के से। एडिक्वेट कम्युनिकेशन है, आप अपने एम्प्लॉय को समझा पाए हैं अपनी बात को, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है। और हर एक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, वो एम्बिशियस होता है, एम्बिशियस होता है, इंक्विजिटिव यानी उत्सुक होता है यह जानने के लिए कि उस कंपनी में या उस मैनेजमेंट में उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर में उसका भविष्य क्या है उस कंपनी में। इसीलिए वो, अगर आप कोई भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अपने पोटेंशियल स्किल्ड मैन पावर को अगर लूज करना नहीं चाहता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही मस्ट है। अपने सबॉर्डिनेट से आप कम्युनिकेट कीजिए कि वो कहाँ है, अभी उसकी पोजीशन क्या है, उसे एक्सप्लेन कीजिए कि अभी वो किस पोजीशन पे है, और फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन में विद इन फ्यू ईयर या फ्यू इन फ्यूचर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन क्या होगी, ये वो जानने के बाद ही उस आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो रहेगा। क्योंकि ये जानने की इच्छा सबको रहती है, और इसके बगैर कोई वर्क भी नहीं करेगा। अगर वो डेवलप ही नहीं होगा, ग्रोथ ही नहीं होगा, तो आपको क्यों करेगा आपकी कंपनी में काम। दैट्स वाई। और पीपल अपना बेस्ट देंगे, तभी देंगे जब वो आपके डिसीजन को पूरी तरह समझेंगे। आपने जो भी डिसीजन लिया या प्लान किया किसी भी गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए, तो आपकी बात को समझना, डिसीजन को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आपको अपना द बेस्ट दे पाएंगे। तो सभी सबॉर्डिनेट के लिए मस्ट है कि उन्हें क्या करना है, और जो भी परफॉर्मिंग रूल्स और रेगुलेशन जो है, स्टैंडर्ड एंड फिक्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है उस कंपनी का, उसे उसके अकॉर्डिंग वर्क कैसे करना है और वर्क क्या करना है, ये उन्हें क्लियर होना मस्ट होता है, तभी वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो टू मेथड से होता है, एक तो फेस टू फेस होता है, और कम्युनिकेशन किस मेथड से होगा इसका भी डिसीजन सुपरवाइजर ही करता है। तो टू मेथड होते हैं फेस टू फेस, जो कि स्टाफ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फेस टू फेस मैनेजमेंट से बात करता है, और दूसरा होता है मास मेथड्स, जिसमें कि आप हाउस जर्नल होते हैं, जिसमें कि डिफरेंट एयरलाइंस
एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टिल कंपनीज जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हाउस जर्नल अपना अपना पब्लिश करते हैं, जिसमें कि वर्क इन्वायरमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वहां के वर्कर्स की कंडीशन, ईच एंड एवरीथिंग डिफाइंड रहती है हाउस जर्नल में। और नोटिस बोर्ड, ये दो तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, अपनी बात को पहुंचाई जाती है पब्लिक में एंड अपर लेवल में। तो मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन तब आता है कम्युनिकेशन के समय में कि जब हम कस्टमर रिलेशन की फील्ड में जाते हैं। अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर वो फेल हो गया या कुछ गलत हो गया, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कम्युनिकेशन ही उसे बैलेंस कर सकता है, उस कंडीशन को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी आपकी कोई सर्विस जो है या आपकी जो प्रॉमिस थी उसके अकॉर्डिंग जो टूरिस्ट है उसकी नीड मीट नहीं हो रही, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है। आपने जैसे कहा भाई आपने कहा था कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ गीजर है, गर्म पानी आएगा, आपको टैक्सी होगी, आपको साइट पे टूर कर विजिट कराने के लिए, यहाँ तो कुछ नहीं है। इस तरह का कोई भी कंप्लेन अगर आ रहा है तो सुपरवाइजर को टैक्टफुली उसे हैंडल करना आना चाहिए। आप उस समय सबसे इजी क्या होता है, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन डिफेंसिव अगर होंगे तो आप कस्टमर को लूज कर देंगे। उस कंडीशन में आपको बताना होगा कि आप पोलाइटली उसका रिस्पॉन्स कीजिए कि थैंक यू सो मच फॉर अवेयरिंग अस, मेकिंग अस अवेयर एंड aware about the aspects, about the things, and we will assure you no such occasion for a complaint will be there in future। तो इस तरह की आप पोलाइटली उसको, आप जो भी वो आपको शिकायत कर रहे हैं उसको आप गिफ्ट की तरह लीजिए और बोलिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कमियों को बताया, मैं इसे सुधारूंगा और फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। तो कुछ केसेस में सुपरवाइजर जो है उनकी इफेक्टिवनेस फेल भी होती है। किस कंडीशन में, अगर वो इनेबल है वर्क को असाइन करने में, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी वर्क को असाइन करना, बांटने में कि किसको कौन सा वर्क दिया जाए, वो अनविलिंग है या अनेबल है तो इनेबल है तो, या वो अपने ऑथोरिटी अधिकार का गलत प्रॉपर यूज कर रहा है तो, और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, या एक पुअर एग्जाम्पल किसी भी गोल को अचीव करने में एक पुअर एग्जाम्पल को सेट करता है, सेल्फ सेंटर्ड है एंड बैड टेम्परामेंट है उसके पास, तो इस कंडीशन में उसकी इफेक्टिवनेस फेल हो जाता है। इसलिए चार्मिंग, टैक्टफुलनेस है ना, करिज्मेटिक, प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड पेशेंस मस्ट होता है किसी भी सुपरवाइजर के लिए। और प्रॉब्लम, चूंकि एक सुपरवाइजर जो है उसे अपने एम्प्लॉय को ट्रेन भी करना है, उसके सारे प्रॉब्लम्स को भी सुनना है, इमोशनल सपोर्ट भी देना है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्शंस को बनाए रखते हुए उनके रूल्स रेगुलेशन एंड रूल्स को भी इम्प्लीमेंट करना है। तो इतने सारे वर्क में प्रॉब्लम का आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो कुछ प्रॉब्लम क्या फेस करने पड़ते हैं, फर्स्ट है जाइजेंटिक वर्क टारगेट, बहुत बड़ा, एक बड़ा सा वर्क टारगेट बना के ऑर्गेनाइजेशन जो है सुपरवाइजर को मैनेजमेंट पकड़ा देती है, और उसके लिए एक छोटी सी टीम वर्कर ग्रुप पर वन पर्सन के थ्रू उतने बड़े टारगेट को अचीव करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इस कंडीशन में सुपरवाइजर का कंडीशन थोड़ा सा वो उसको टेंशन में एक अजीब सा कंडीशन उसका बन जाता है, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड उसके ऊपर आ जाता है। इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई, तो आपको मशीनरी वर्कफोर्स, कच्चा माल, जो भी आपके रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल आपको स्पेशल प्रेमिसेस चाहिए, लेबर चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो अगर वो आप एडिक्वेट सफिशिएंट मात्रा में अगर सप्लाई नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक बहुत ही अजीब सी कंडीशन सुपरवाइजर की बन जाती है। और इस कंडीशन में और वो जितना डिजायर जितना है उतना वो उसका प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, और उसे क्रिटिसिज्म का वो फेस करना पड़ता है, जबकि उसकी गलती नहीं होती। और इम्प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द टॉप से ऊपर इम्प्रॉपर, अगर कोई दिक्कत होता है, वर्कर्स में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, तो उसके लिए मस्ट है कि आप वर्कर को सुने, उनके प्रॉब्लम्स को सुने। अगर वो पूरा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर वही बात है, उसकी कंडीशन बहुत ही एक डिलेमा में वो रहता है, क्या करे क्या ना करे, और सारा ब्लेम किस पे जाता है कि सुपरवाइजर ने वर्क को ठीक तरह से नहीं करवाया।
ठीक है ना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस विंग होते हैं एक ही काम करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर है, तो हर एक को कम्युनिकेट करते हुए हर एक के साथ बैलेंस बनाना ये एक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो उसका वर्क है उसमें सुपरवाइजर को प्रॉब्लम आती है। और वेरिंग इंटरेस्ट एट द एम्प्लॉय हर एक एम्प्लॉय के अपने अपने अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिमांड होते हैं। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन को जब तक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कल्चर डेवलप ना करे जहां पे एम्प्लॉय या इंडिविजुअल की प्रायोरिटी को, उनकी सेफ्टी को अपर रखे और अपनी सेफ्टी को नीचे रखे, अगर ये एटमोस्फियर है तो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन एक स्मूथ एंड फ्रेंडली एटमोस्फियर प्रोवाइड करवा सकता है। अदरवाइज जनरली देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखता है एंड एम्प्लॉयज को इग्नोर करता है। इस कंडीशन में एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई नहीं होते और आपके एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को आप लूज भी कर सकते हैं। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन सर्व ह्यूमन, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। सो दैट्स वाई हर एक सीजन एंड डिफरेंट टूरिस्ट के डिफरेंट डिमांड एंड नेचर को देखते हुए एंड सीजनलिटी जो इसका नेचर है उसके लिए ये मस्ट हो जाता है कि इफेक्टिव सुपरविजन हो पूरी तरह से अपर मैनेजमेंट के सपोर्ट के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।